बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज बिलाखिर आर्मी चीफ की तैनाती का जो मरहला था वो मुकम्मल हुआ। अभी थोड़ी देर पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से बाकायदा उसका एलानिया भी जारी कर दिया और उन्होंने वज़ीर आज़म की तरफ से जो समरी भेजी गई थी उसकी मंजूरी दे दी। और यकीनी तौर पे सदर और इमरान खान दोनों ने एक दानिशमंदाना फैसला किया, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे थे कि जो हमारे दानिश्वर थे वो मुख्तलिफ तजज़िये करते रहे और साथ जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें ये इम्कान मौजूद था कि नई आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ के जो एडवाइस है वो वज़ीर आज़म की तरफ से जाएगी और पीडीएम की दीगर लोगों के मशावरत से जा रही है। तो चूँकि इस वक्त तहरीक इंसाफ और पीडीएम की तरफ से जो सियासी जंग है वो उरूज पे है, तो उसमें कुछ भी पॉसिबल था। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो उससे पाकिस्तानी फौज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता था। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि सदर मुमलिकत और इमरान खान दोनों ने दानिशमंदाना फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया। और कम अज़ कम दोनों जो साहिर शमशाद साहब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और साथ आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दोनों सीनियर मोस्ट थे। तो इससे तो एक अच्छा मैसेज गया और एक अच्छा फ़ायदा हुआ कि उसके नीचे जितनी भी बाकी लेफ्टिनेंट जनरल थे वो अपना टेनेवर अभी पूरा करेंगे। फर्ज करें अगर किसी जूनियर को आर्मी चीफ तैनात किया जाता तो उसी सूरत में आर्मी के अंदर फिर ये एक रिवायत है कि जितने भी उनके सीनियर होते हैं तो वो फिर पूरी तौर पे अपने ओहदे छोड़कर एक किस्म की प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं, क्योंकि वो जूनियर के नीचे काम फिर तो नहीं कर सकते। तो ये भी एक अच्छा हुआ कि जितने भी बाकी लेफ्टिनेंट जनरल है वो अपना टेनेवर पूरा करेंगे। आर्मी चीफ की तकर्री तो हो गई, लेकिन एक बहुत मुश्किल सूरत हाल के अंदर आसिम मुनीर साहब ने अभी अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। 27 को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अपने ओहदे का की जिम्मेदारियां संभालेंगे और 29 को 29 नवंबर को आर्मी चीफ अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि पिछले 8 महीने के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज को जितना नुकसान पहुंच चुका है और आवाम और फौज के दरमियान जो फासले पैदा हो चुके हैं, इन फासलों को ख़त्म करना ये उनकी अव्वलीन जो जिम्मेदारियां है, जिनके अंदर एक तो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म करना और साथ आवाम और फौज के दरमियान जो एक खलीज पैदा हो चुका है उसको ख़त्म करना, ये दो बड़े चैलेंजेस उनके सामने पड़े हैं। क्योंकि पिछले 8 महीनों के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इसके अंत के बाद जो फिर सिचुएशन यहाँ पे बन गई, कल बाजवा साहब ने उसके हवाले से कहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ और यहाँ पे चूँकि एक आईनी तरीके से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ था तो फिर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 मीटिंग्स बुलाए गए थे उससे साइपर के हवाले से, तो उन मीटिंग्स के बुलाने का मकसद क्या था और फिर अमेरिकन जो सफ़ीर थे उनको दफ्तर ख़ारिजा में तलब क्यों किया गया कि उनको डिमार्च किया गया, यहाँ पे उनके सामने एहतजाज किया गया। अगर अमेरिका की तरफ से कुछ धमकी नहीं दी गई थी या अमेरिका की तरफ से कोई साजिश नहीं हुई थी तो फिर ये सारी चीज़ें किस तरह हो गई। उसके बाद फिर बाजवा साहब के टाइम में आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ, इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, उनके शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ, उन कितने सहाफ़ियों को के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए, अरशद शरीफ शहीद को मजबूर किया गया कि वो मुल्क को छोड़ दे। ये सारे जो वाक़यात थे ये बेसिकली बाजवा साहब के दवर में हुई है और उसकी वजह से जितने भी इमरान खान के सपोर्टर थे या जो इमरान खान के पीछे जितने भी लोग खड़े हैं,
خواہ ان کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن عمران خان کے سپورٹر ہے، تو ان کے اور باجوہ صاحب کی وجہ سے فوج کے درمیان یہ ایک بڑا خلیج پیدا ہوا، اور اس کی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ بڑے عجیب قسم کے الفاظ پھر ہمارے جرنیلوں کے حوالے سے استعمال کی گئی، اور یہ ایک سارا تنازعہ کڑا ہوا، اور یقینی طور پہ جتنی بھی پاکستانی تھی ان کے دلوں کو اس سے دکھ پہنچا کہ کیوں یہ ساری چیزیں، مطلب آرمی تو پوری قوم کے لیے ایک فخر ہے، سارے قوم کے جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ اپنے فوج پہ فخر کرتے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے لیے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جوانوں نے قربانیاں دے کر پاکستان کو ایک بہت بڑی سازش سے بچایا، ورنہ افغانستان کے اندر، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، افغانستان کے اندر جو امریکن آئے تھے، انڈین آئے تھے، ان کے مقاصد کچھ اور تھے، لیکن میں داد دیتا ہوں اپنے ان تمام جوانوں کو، اپنے آفیسرز کو، اور خصوصی طور پہ اپنے انٹیلیجنس اداروں کو، کہ انہوں نے جس طریقے سے ان سازشوں کو ناکام بنایا اور اپنے جانوں کے نذرانے دے کر اپنے ملک اور قوم کو ان سازشوں سے بچا لیا۔ اسی وجہ سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ فوج کو اس قسم کی چیزوں سے دور رکھنا چاہیے، لیکن یہ بدقسمتی تھی کہ ان 8 مہینوں میں بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور ہمارے دلوں کو بہت زیادہ ایک درد ہو رہا تھا، دکھ ہو رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہے، اور اس میں ہمارے کچھ دانشور اور بغل بچوں نے جو کردار ادا کیا وہ بھی بہت زیادہ افسوسناک تھا، اور اسی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جتنے بھی لوگ اس وقت اگر تنقید کر رہے ہیں تو یہی لوگ ہیں جو اس ملک اور اس فوج کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کے دلوں کو درد ہو رہا ہے، دکھ پہنچ رہا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور یہ جو تعریفیں کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، ان کے کچھ مفادات ہوں گے، جب ان کے مفادات ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، اور ماضی ان چیزوں کے گواہ ہے، آپ ماضی کو اٹھا لیں، آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گے کہ یہ وہی لوگ تھے جو ماضی میں اس ادارے کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اور جو دشمنوں کے جو بیانیہ تھا، ان کے جو الزامات تھے اس کو پروموٹ کرتے رہے۔ اسی وجہ سے جو جتنے بھی لوگ تنقید کر رہے تھے، ابھی شاید آپ لوگوں کو ان ساری چیزوں کا سمجھ آیا ہوگا کہ وہ اس ملک، اس ادارے اور اس قوم سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو مجھے یہ امید ہے کہ آرمی چیف کے سامنے یہ بہت گمبھیر قسم کے چیلنجز ہیں، بہت مشکل ہیں، اور یقینی طور پہ 1-2 دنوں میں تو یہ حل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن کم از کم ان کی پریورٹیز میں ایک تو پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ جب تک یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی اسی وقت تک پاکستان کے معاشی جو مشکلات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ جتنی زیادہ دیر کے لیے یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جاری رہے گی اتنا زیادہ جو پاکستان کی معاشی حالت ہے وہ مزید خراب ہوگا، پاکستان ایک بدترین صورتحال کی طرف جائے گا، اور اس مقام تک اللہ نہ کرے پہنچ جائے گا جہاں سے پھر اس کو نکالنا کسی بھی حکومت کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے ان کے سامنے اولین پریورٹی کے طور پہ ان پولیٹیکل کرائسس کو ختم کرنا ہے۔ دوسرا، فوج کا جو امیج ہے اس کو دوبارہ بحال کرنا ہے، تاکہ عوام، جس طرح کے شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستانی فوج کے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں کے تعداد میں والنٹیئرز تھے، اور یہ وہ والنٹیئرز تھے جو پاکستانی فوج کے طرف سے انڈین جو بیانیہ تھا یا ان کا جو پروپیگنڈا تھا ان کے ساتھ لڑتے تھے، اور ان کے ساتھ ہر وقت محاذ جنگ پہ، سوشل میڈیا کا جو محاذ جنگ ہے وہاں پہ یہ موجود ہوتے تھے، اور اس کو ان کے تمام قسم کے بیانیے، تمام قسم کے الزامات، تمام قسم کی سازشوں کو یہی لوگ ناکام بنا رہے تھے۔ اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے 8 مہینے کے دوران یہ سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک تو ان سارے لوگوں کو دوبارہ آگے لے کر آنا ہے، اور یہ آرمی چیف صاحب پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس طریقے سے ان لوگوں کو واپس لے کر آئیں گے، تاکہ یہ جو ملک کی بیرونی جو محاذ ہیں جہاں سے ہمارے خلاف سازشیں ہوتی
माजी में भी हुई और अब भी हो रही है और फ्यूचर में भी यही चीज़ें जारी होंगी ताकि उनको काउंटर कर सके, उन सारे लोगों को लेकर आना है और ये डिपेंड है कि वो किस तरह इनको वापस लेकर आएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया के जो हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं, जो अपने मुल्क, अपने फौज और अपने कौम से मोहब्बत रखने वाले जर्नलिस्ट हैं और उनको जिस तरीके से ज़ेर अताब बनाया गया, उन पे जिस तरीके से तशद्दुद किया गया और जिस तरीके से उनको मेंटली टार्चर करके उनके ख़ानदानों को अज़ियत दी, मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला आज से ख़त्म हो जाएगा। एक और जो हमारा बड़ा रिक्वेस्ट है वो अरशद शरीफ शहीद के हवाले से है। आर्मी चीफ साहब से हमारे ये उम्मीद है, ये तवक्को है कि वो अरशद शरीफ शहीद के केस में उनके ख़ानदान और दोस्तों को भरपूर सपोर्ट फराहम करके उनके कातिलों तक पहुँच जाएंगे और उनको निशान इबरत बनाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी पॉलिटिशियन हैं जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके अंदर जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ख्वाह वो सिविलियन साइड पे है ख्वाह दूसरे साइड पे हैं, लेकिन उसके अंदर जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि आइंदा के लिए ये एक मिसाल बनाई जा सके कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ भी मौजूद है और जो भी लोग अगर गलत काम करेंगे तो उनको एक न एक दिन उस गलत काम की सज़ा भी उनको मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को वो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर तो मुमकिन नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को हमें उम्मीद है कि वो करेंगे और ये वो चीज़ें हैं जिससे ये सारा जो एक बदएतिमादी पैदा हो गई है वो बदएतिमादी ख़त्म होकर एक बार फिर ये कौम इसी तरह यकजा हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह, क्योंकि इनके हवाले से इनके जो रिपुटेशन है और जो कुछ ये पिछले कुछ घंटों के अंदर हमने सुना है और इनका जो बैकग्राउंड है और ख़ुसूसी तौर पे उनका जो एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का बंदा है, तो हमें इनसे यही उम्मीद है कि वो इन सारी चीज़ों को करके दिखाएंगे और फ्यूचर के लिए जब भी इलेक्शन होंगे तो वो इस चीज़ को भी साबित करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद वो यकीनी बनाएंगे। ये तमाम चैलेंजेस यकीनी तौर पे उनके सामने पड़े हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन दुनिया के अंदर कोई भी काम मुश्किल नहीं। इंशाल्लाह अगर जज्बा है तो ये सारी चीज़ें वो करके दिखाएंगे। और साथ सबसे इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम है और हमें यकीन है कि आर्मी चीफ साहब, क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी है, उनके पास ताकत है बेसिकली, अगर वो चाहे तो वो इन चीज़ों को मुमकिन बना सकते हैं। और जब तक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, आप यकीन करिए कि पाकिस्तान इन माशी मुश्किलात से बाहर नहीं निकल सकती। इस वक्त कौम बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। कौम जो हमारे गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास तबका है, वो एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। इस वक्त लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें ख़रीदना नामुमकिन हो चुका है। गुर्बत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल से इस मुल्क को बचाना होगा। और दूसरा, इन सारी चीज़ों के लिए इसका सिर्फ एक ही हल है और वो सियासी इस्तेहकाम है। और सियासी इस्तेहकाम के लिए हमारे ये तमाम लोग मिलकर इसका कोई न कोई हल जल्द अज जल्द इनके लिए निकालना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।